बाहर की खबरें आप उत्तराखंड एक्सप्रेस में देखेंगे। और आइए आपको सबसे पहले बताते हैं, उत्तराखंड में शहर वाली सरकार के लिए चुनाव का ऐलान हो गया है। निकाय चुनाव की तारीखें घोषित कर दी गई हैं। 23 जनवरी 2025 को निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होगी। 25 जनवरी को निकाय चुनाव का रिजल्ट आएगा। फाइनल आरक्षण जारी करने के बाद आज चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक नामांकन होंगे। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी। नाम वापसी की आखिरी तारीख जो है वो 2 जनवरी है। निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। बड़ी बात यहां पर यह है कि इस बार निकाय चुनाव ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से रहेंगे। वोटिंग सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक होगी। कुल मिलाकर 100 निकायों में चुनाव होगा, जिसमें 11 नगर निगम, 43 नगर पालिका और 46 नगर पंचायत शामिल हैं। जबकि 4 सीटों पर परिसीमन नहीं हुआ है, लिहाजा वहां पर चुनाव नहीं होगा। उधम सिंह नगर की किच्छा और गड़नेगी, टिहरी की नरेंद्र नगर, चंपावत की पाटी सीट पर अभी चुनाव नहीं होगा। है वो 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक प्रतिदिन सुबह 10 बजे से साय 5 बजे तक नॉमिनेशन किया जा सकता है और नाम निर्देशन पत्रों की जांच जो स्क्रूटनी है वो 31 दिसंबर और 1 जनवरी को की जाएगी। मतदान 23 जनवरी 2025 को पूर्वाह्न 8 बजे से अपराह्न 5 बजे तक संपन्न किया जाएगा और मतगणना 25 जनवरी को पूर्वाह्न 8 बजे से प्रारंभ होकर कार्य समाप्ति तक जारी रहेगी। तो देखिए, निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जन सुनवाई के बाद 39 निकायों में आरक्षण बदला गया है, जो कि पहली बार है। सभी सीटों पर बीजेपी की जीत होगी। कांग्रेस का कहना है कि जल्द ही उनके टिकटों की घोषणा होगी। कांग्रेस ने भी बड़ी जीत का दावा किया है। का अनुभव है कि जब नगर विकास द्वारा आपत्तियां मांगी गई रिजर्वेशन के बाद, तो जन भावना का कद्र किया गया। आपत्तियों का निस्तारण सुनवाई के बाद हुआ। लगभग 39 नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत मिलाकर 39 स्थल थे, जिनमें जन सुनवाई के बाद एक पुनः रिजर्वेशन तय हुआ है। हम इसका स्वागत करते हैं और 25 तारीख को उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगमों में अपना परचम लहराएगी। नगर पंचायतों में, नगर पालिका परिषदों में और नगर निगमों में पैनल्स तैयार कर लिए हैं और जैसे ही हमारे पैनल्स पर पीसीसी की बैठक होगी, जो हमारी यहाँ पर कोर कमेटी है, वो अपना पैनल्स पर डिस्कशन करने के बाद फाइनल नामों का जो पैनल है वो एआईसीसी को भेजेगी। उसके बाद टिकट घोषित हो जाएंगे। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और मैं समझता हूं कि इस बार राज्य में नगर निकायों में मैक्सिमम नगर निगमों में, नगर पालिका परिषदों में, नगर पंचायतों में कांग्रेस का परचम लहराएगा। निकाय चुनाव से ठीक पहले आरक्षण की अंतिम सूची जारी होने के कई नगर निगम समेत नगर पालिकाओं और नगर पंचायत में सियासी समीकरण बदल गए हैं। विशेष तौर पर हल्द्वानी, श्रीनगर और अल्मोड़ा में जो बदलाव हुए हैं, उससे जहां कई नेताओं के अरमानों पर पानी फिर गया है, तो वहीं दूसरी तरफ कई नेताओं की उम्मीदें भी जाग गई हैं। हल्द्वानी की मेयर सेट को ओबीसी से जनरल कर दिया गया है, जबकि अल्मोड़ा को ओबीसी और श्रीनगर को महिला के लिए रिजर्व कर दिया गया है। इसके बाद अब नई दावेदारियों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। नए सियासी समीकरण भी उभरने लगे हैं। देखिए, 3 सीटों पर आरक्षण बदला गया है। ये आप कह सकते हैं एक नए सियासी समीकरण की झलक अब देखने को मिल रही है। पहले लोकसभा चुनाव हुए
उसके बाद उपचुनाव हुए और अब ये नगर निगम के जो चुनाव है, नगर पालिका के जो चुनाव है उत्तराखंड में, ये बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन चुनाव से पहले आरक्षण की फाइनल लिस्ट, जिसमें 3 सीटों का जो बदलाव किया गया है, आरक्षण बदला गया है, उस पर और जानकारी हमारे सहयोगी देंगे शैलेंद्र नेगी। शैलेंद्र नेगी, चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और देखिए बीजेपी के अपने दावे हैं, कांग्रेस के अपने दावे हैं। दोनों पार्टियों ने लोकसभा चुनाव, उपचुनाव और उसके बाद अब इस नगर निकाय चुनाव की तैयारियों के लिए अपनी पूरी जान लगा रखी है। लेकिन देखिए, चुनाव से ठीक पहले आरक्षण की अंतिम सूची जो जारी हुई है, उसके नगर निगम समेत अनेक पालिकाओं और नगर पंचायत में जो सियासी समीकरण बदले हैं, जिसमें विशेष तौर पर 3 सीटों की अगर बात करें, वहां पर आरक्षण बदला गया है। ये बदलाव किस तरह से महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इनके सियासी समीकरण को कैसे समझा जा सकता है, शैलेंद्र? देखिए, नगर पालिकाओं समेत जो नगर पंचायतें हैं और नगर निगम, इनमें सब में आपने जैसे कहा कि सियासी समीकरण बदले हैं और एक आरक्षण का नया रोस्टर जारी हुआ है। और आरक्षण के नए रोस्टर को चैलेंज करने का भी समय नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट, सारी जितनी भी कोर्ट है अब बार्ड हो चुकी हैं और किसी भी मामले की वो सुनवाई, चुनाव से जुड़े हुए मामले की सुनवाई नहीं कर सकती। इन मामलों की सुनवाई अब हाईकोर्ट में नहीं हो सकती। तो सरकार ने एक बहुत ही वैसा रास्ता अपनाया है। लेकिन जो नगर निगम का जो सियासी गुणागणित बदला है 3 नगर निगमों का, हल्द्वानी, श्रीनगर और अल्मोड़ा। विशेष तौर पर जो हल्द्वानी है वो कुमाऊं का सबसे बड़ा नगर निगम है और अल्मोड़ा जो है वो बिल्कुल नया नगर निगम बना है, उसे पालिका से जो है वो नगर निगम बनाया गया है। लेकिन हल्द्वानी का जो सियासी समीकरण है वो सबसे ज्यादा रोचक है, क्योंकि ओबीसी में लगभग 18 नेता भारतीय जनता पार्टी के आए थे, जिन्होंने अपना दावा किया था कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन अब सीट जनरल हो चुकी है, तो सबके लिए ओपन हो चुकी है। महिला पुरुष से लेकर के SC ST वर्ग से लेकर के सामान्य वर्ग के जितने भी कैटेगरी के लोग हैं, वो इसमें नेता सब चुनाव लड़ सकते हैं। और तकरीबन 40 से ज्यादा लोग, इससे पहले जो कवायद हुई थी उसमें 40 से ज्यादा लोगों ने जिलाध्यक्ष को यह आवेदन किया था, प्रदेश अध्यक्ष को यह आवेदन किया था कि वह मेयर की जनरल सीट होने के बाद जो है वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर हमें अभी तक ओबीसी सीट होने पर 18 लोग दावेदार के रूप में दिख रहे थे, उनकी संख्या बढ़कर के 40 हो गई है। क्योंकि जो ओबीसी में दावेदारी कर रहे थे वो भी ये कह रहे हैं कि वो मजबूत दावेदार हैं, वह चुनाव लड़ेंगे, जिसमें गजराज सिंह बिष्ट से लेकर के नवीन वर्मा जैसे भी बड़े प्रत्याशी शामिल हैं। और जो जिस तरीके से अल्मोड़ा का सियासी गणित बदला है, अल्मोड़ा में भी महिला प्रत्याशी लगातार जो है उसकी तैयारी कर रहे थे, लेकिन अचानक से इस सीट का गणित भी बदल गया है। तो इस तरीके से जो सियासी समीकरण हमें कल तक कुछ और दिख रहे थे, आज जिस तरीके से मौसम बदला है पूरे उत्तराखंड में, ठीक उसी तरीके से सियासी समीकरण भी बदल चुके हैं। अब सियासी समीकरण क्यों बदले, इस पर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि विधायकों ने अपने हिसाब से साधा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी आलाकमान ने चीजों को अपने हिसाब से साधा है। और पिछले 1 हफ्ते के भीतर कई जगह से बगावत और कई जगह से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी असहज स्थिति में, चाहे वो पालिकाएं हो या फिर वो पंचायत हो या फिर नगर निगम हो। तो यही वजह है कि आरक्षण में एक बड़ा बदलाव किया गया है ताकि समीकरण साधे जा सके। हालांकि अब चुनाव आचार संहिता आज से लागू हो चुकी है, कल रात से ही लागू हो चुकी है। इस सबके बीच में जो पुराने नेता जो तैयारी कर रहे थे, उनके पोस्टर जो है वो जो नगर निकाय हैं उन्होंने निकालने शुरू कर दिए हैं। यानी अब बिल्कुल पोस्टरलेस सिटी बना दी गई है जितनी भी सिटीज होंगी। अब ऐसे में नए दावेदार जब अपना दावा पेश करेंगे, और फिर क्या बीजेपी अपने पर्यवेक्षक भेजती है या नहीं भेजती, लेकिन कांग्रेस आज अपने पर्यवेक्षक हल्द्वानी में भेजेगी और इसके बाद यह पता चलेगा कि उनके यहाँ कितने दावेदार हैं। लेकिन फिलहाल कांग्रेस में भी 35 से ज्यादा दावेदारों की जो लिस्ट है, जो शुरुआती कवायद कांग्रेस ने की थी, उसमें 35 दावेदार सामने आए हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, उसमें जनरल सीट होने के बाद या फिर सीटों का गणित बदलने के बाद सियासी संग्राम और बढ़ना तय है। जी शैलेंद्र नेगी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं, जिसमें आपको बताएंगे नैनीताल हाईकोर्ट को नया चीफ जस्टिस मिल गया है। जस्टिस जी नरेंद्र उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। अब ऋतु बहारी के रिटायर होने के बाद पद खाली था और अब तक देखिए जस्टिस मनोज तिवारी एक्टिव चीफ जस्टिस बनाए गए थे और अब जस्टिस जी नरेंद्र को नैनीताल हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। खबर हरिद्वार से है, जहां पर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के संस्थापक स्वामी श्रद्धानंद के 99वें बलिदान दिवस पर यज्ञ जो आयोजित किया गया था, उस यज्ञ पूजन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। कांगड़ी गांव में गुरुकुल की प्राचीन इमारत में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री
सीआर पाटिल, साथ ही फिल्म अभिनेता विवेक ओबरॉय भी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इस दौरान स्वामी श्रद्धानंद द्वारा वैदिक शिक्षा के लिए कार्यों को याद किया गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा है कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की प्राचीन बिल्डिंग में शोध केंद्र और गंगा म्यूजियम बनाया जाएगा। ये विश्वविद्यालय न केवल शिक्षा का केंद्र है, बल्कि राष्ट्र निर्माण और वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार का भी एक मजबूत स्तंभ है। इस विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रणाली में जहां एक ओर गौतम, कपिल, कणाद, जैमिनी आदि ऋषियों के जीवन दर्शन का पूरा समावेश है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रवाद की भावना का भी तत्व विद्यमान है। इस विश्वविद्यालय से शिक्षित हजारों शिक्षार्थियों ने विश्व बंधुत्व का भाव लेकर शिक्षा, धर्म और समाज सेवा के क्षेत्र में एक वैश्विक पहचान स्थापित की है। भारत के संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जल्द ही कोटद्वार में मौजूद चक्रवर्ती राजा भरत की जन्मस्थली कर्णाश्रम का दौरा करेंगे। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने बताया है कि कर्णाश्रम में विकास के लिए भारत सरकार कदम उठाएगी। वहीं पौड़ी जनपद के कई इलाकों में मोबाइल कनेक्टिविटी की दिक्कत पर अनिल बलूनी कहते हैं कि पौड़ी जिले में सभी जगह पर मोबाइल नेटवर्क की सुविधा मिले, इसके लिए डार्क जोन को चिन्हित करके उन जगहों पर भी नेटवर्क सुविधा दी जाएगी। मुझको लगता है चुनाव आचार संहिता खत्म होते ही भारत सरकार के जो संस्कृति मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उनका कर्णाश्रम का दौरा होने वाला है। साथ ही कुछ नई ट्रेनों का भी सौगात मिलने वाली है। जो कोटद्वार का स्टेशन है उसके उच्चीकरण का भी काम चल रहा है, उसकी घोषणा सरकार कर चुकी है। साथ ही जो पूरे आसपास के इलाके में और पौड़ी जनपद में जो डार्क जोन्स हैं मोबाइल कनेक्टिविटी के हिसाब से, क्योंकि आजकल के दौर में मोबाइल कनेक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण है, तो जहाँ जहाँ पर डार्क जोन है उन डार्क जोनों को प्रशासन के साथ मिलके और टेलीकॉम कंपनियों के साथ मिलके हम लोगों ने चिन्हीकरण करना शुरू किया है। उन डार्क जोन्स में हमारा जहाँ मोबाइल टावर की शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता वहाँ बढ़ाई जाएगी, जहाँ नए टावर लगाने की जरूरत है वहाँ नए टावर लगाए जाएंगे। उत्तराखंड में इस साल भू कानून और मूल निवास की चर्चा जोरों पर रही। देखिए 2025 में भू कानून लागू करने का वादा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। वहीं दिल्ली में उत्तराखंड के प्रवासियों ने ट्राइबल स्टेट की मांग को लेकर प्रदर्शन किया ताकि राज्य की पहचान बरकरार रह सके। रिपोर्ट देखिए। राज्य सरकार से, हमारी उत्तराखंड राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से हमारी मांग है जी कि उत्तराखंड के जो पहाड़ों से प्रदर्शन की तस्वीरें दिल्ली के जंतर मंतर की हैं, जहां शेड्यूल 5 के तहत उत्तराखंड को जनजाति राज्य या ट्राइबल स्टेट घोषित करने की मांग की गई। रविवार को हुए प्रदर्शन में प्रवासी उत्तराखंडी शामिल हुए। एक तरफ उत्तराखंड के अंदर भू कानून और मूल निवास की मांग इस पूरे साल चर्चा में रही है, तो अब संविधान के शेड्यूल 5 में ट्राइबल दर्जे की मांग हो रही है। अगले साल उत्तराखंड 25 साल का पूरा हो जाएगा, लेकिन पहाड़ी राज्य की पहचान बनी रहे, इसके लिए धरने प्रदर्शन अब जोर पकड़ रहे हैं। तो क्या भू कानून के साथ उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों को ट्राइबल दर्जा दिया जा सकता है? जिस तरह पड़ोसी राज्य हिमाचल में पांगी वैली, किन्नौर और लाहौल स्पीति में है, तो क्या दिल्ली में उठ रही मांग को बीजेपी और कांग्रेस सही मानते हैं? हमें प्राथमिकता कैसे मिले, वहाँ की भाषाओं का संरक्षण कैसे हो, संस्कृति का संरक्षण कैसे हो। हर विषय को देश के प्रधानमंत्री जी चीजों को संज्ञान में लेते हैं। समय काल परिस्थिति के अनुसार उस चीज को आगे बढ़ने का हमारा काम रहता है। ये सब लोग जानते हैं कि उत्तराखंड एक सीमांत क्षेत्र है, बॉर्डर से लगा हुआ क्षेत्र होता है, तो उसके दृष्टिकोण से सीमावर्ती जनपदों के लिए अलग प्रकार की व्यवस्थाएं पूर्व में बनी हुई हैं। अनेकों प्रकार इस प्रकार विषय आता है। जहाँ भू कानून का विषय, तो भू कानून तो भारतीय जनता पार्टी के स्वयं के एजेंडे में है और उसको हम भविष्य में इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके की मांग उठ रही है कि उत्तराखंड को
5th शेड्यूल में डाला जाए और नॉर्थ ईस्ट की तरह जो जो पर्वतीय राज्यों को विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो सुविधाएं मिलती हैं वो उत्तराखंड के नागरिकों को मिलनी चाहिए। और उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थिति है, उत्तराखंड का जो टोपोग्राफी है, वो सारा उससे सेम मेल खाता है। जनजाति के चलते राज्य और जिले शेड्यूल 6 और शेड्यूल 5 में आते हैं। रेवेन्यू मामलों के एक्सपर्ट जय सिंह रावत के मुताबिक 90% तक जनजाति की वजह से उत्तर पूर्व के राज्यों को शेड्यूल 6 में ट्राइबल स्टेट में रखा गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों और लद्दाख को शेड्यूल 5 में ट्राइबल कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन बॉर्डर स्टेट होने के बावजूद उत्तराखंड का कोई जिला इसमें शामिल नहीं है और हालात को देखते हुए पहाड़ी जिलों को ट्राइबल कैटेगरी में शामिल करना केंद्र सरकार के हाथों में है। वहीं इसका फायदा बजट से लेकर संस्कृति को बचाने में होगा। रहे हैं, इनका कहना है कि लुक उत्तराखंड आपका देखिए नॉर्थ ईस्ट हो गया, हिमालयी राज्यों में अब तक कश्मीर, जम्मू कश्मीर था, उस स्पेशल स्टेटस था और उसके बावजूद इन्होंने उसको लद्दाख को ट्राइबल उसका वो दे दिया स्पेशल दे दिया। हिमाचल और ये बीच में छूट गए हैं दोनों जो इनको जरूरत स्पेशल स्टेटस की है। हिमाचल को भी 3-4 जिले उनको दे दिए हैं, केवल अकेला छूटा है, उत्तराखंड छूटा हुआ है। तो ये मांग हो रही है तो ये भारत सरकार ही कर सकती है, करेगी। उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान बरकरार रखने की बात खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। इसके बाद कड़े भू कानून और मूल निवास की बात में भी जोर पड़ा है, तो दिल्ली में ट्राइबल स्टेट की मांग भी इसी का एक हिस्सा है। तो बात चाहे दिल्ली में उठ रही हो या देवभूमि में, मकसद उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान बचाने का है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान सही साबित हुआ है। चक्राता में जमकर बर्फबारी हुई है। बर्फ की सफेद चादर में पहाड़ियां नजर आ रही हैं। पहाड़ की चोटियां पूरी तरह से ढक चुकी हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो सैलानी यहां पर आए हुए हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं, बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। चक्राता के लोखंडी क्षेत्र की तस्वीरें आपके सामने है, जहां पर सीजन की दूसरी बर्फबारी हो गई है। अचानक से हुई बर्फबारी पर्यटकों के चेहरे पर खुशी ले आई। बर्फबारी का जायजा लिया, जमकर लुत्फ उठाया जा रहा है। हालांकि बर्फ की वजह से कई जगहों पर गाड़ियां भी फंसी हैं। ये तस्वीरें जो आपके सामने, जिन्हें बाद में निकाल लिया गया है। स्नोफॉल होने से पर्यटन कारोबारी भी बेहद खुश हैं, क्योंकि अब भारी संख्या में पर्यटकों के आने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने आज और कल बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया था। बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर से बर्फबारी हुई है और इस समय बद्रीनाथ धाम में चारों तरफ सफेद बर्फ की चादर बिछ चुकी है। न्यूज़ 18 पर आप देखेंगे एक्सक्लूसिव तस्वीरें। बद्रीनाथ धाम सहित हेमकुंड साहिब में बर्फबारी हो रही है। औली में भी सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई है। चारों तरफ बर्फी बर्फ आपको नजर आ रही है। अब सामान पैक करना पड़ेगा। बढ़ते आगे, उत्तरकाशी में ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी जारी है। यहाँ की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। गंगोत्री, यमुनोत्री के साथ ही अन्य इलाकों में भी बर्फ गिर रही है और अगले 2 से 3 दिन ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। गंगोत्री हाईवे सुखी के आगे बंद हो गया है, जबकि सभी सड़कों पर बर्फ के चलते फिसलन वाले हालात हैं। चक्राता में बर्फबारी के बाद क्रिसमस और नए साल में पर्यटकों की भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। तो देखिए, कई सैलानी चक्राता पहुंचने भी लगे हैं। होटल वालों को अच्छी बुकिंग मिल रही है। दूसरी ओर जश्न को लेकर पुलिस भी अलर्ट हो गई है। पुलिस ने पर्यटकों के लिए हेल्प डेस्क बना दिया है। इसके साथ ही पुलिस चेकिंग अभियान भी चला रही है। पुलिस कह रही है कि जश्न के दौरान हुड़दंग करने वालों पर पैनी नजर हम रख रहे हैं। कुलदीप हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ लाइव इस समय मौजूद है इस खबर पर। कुलदीप, देखिए,
अब जो आने वाला समय है, आने वाले कुछ दिन जो हैं, खासतौर पर न्यू ईयर ईव को लेकर आप कह सकते हैं या फिर क्रिसमस को लेकर आप कह सकते हैं, अब पहाड़ में ज्यादातर लोग कूच करेंगे, यहाँ पर आकर अपने न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए तैयारी कर चुके हैं। तो यहाँ पर प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से किस तरह की तैयारियां की गई हैं, उस पर विस्तार से जानकारी दें। देखिए कंचन, जिस पल का लोगों को इंतजार, तो अब वो पल आ चुके हैं और चक्राता की जो लोखंडी हो गया या मुंडाली हो गया या फिर देवबंद हो गया, हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। तो ऐसे में जो लोग हैं वो हर साल बर्फ देखने के लिए और न्यू ईयर मनाने के लिए चक्राता की तरफ भारी संख्या में रुख करते हैं और इस बार भी उम्मीद है कि भारी संख्या में पहुंचेंगे और धीरे धीरे अब उनकी संख्या बढ़ भी रही है। तो ऐसे में अब पुलिस भी अलर्ट नजर आ रही है। पुलिस लगातार हेल्प डेस्क वहां पर चक्राता बनाया गया, तो लगातार चेकिंग अभियान भी चला रही है। साथ ही जो हुड़दंगी है, जो सैलानी के बेस में हुड़दंगी वहां पर पहुंचते हैं, उनके लिए भी पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है और लगातार चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। तो ऐसे में जहां एक और जो सैलानी है वो भी खुश नजर आ रहे हैं, पर्यटक कारोबारी है वो भी खुश नजर आ रहे हैं और साथ ही जो स्थानीय जो बागवानी से जो जुड़े हुए लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि बर्फबारी के बाद जो सेब की फसल हो गई, आड़ू, खुमानी वगैरह जो भी फलदार वृक्ष जो रहते हैं, जो ठंडे स्थानों पर पाए जाते हैं, उनकी पैदावार में अच्छी बढ़ोतरी देखी जाती है। जी कुलदीप, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं नैनीताल में क्रिसमस का रंग दिखने लगा है। नैनीताल की माल रोड में क्रिसमस का सेलिब्रेशन देखा गया है। नैनीताल के मॉल रोड की तस्वीरें आपके सामने। देश भर से यहाँ पर पर्यटक जो पहुंचे हुए हैं वो खूब यहाँ पर मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं, नाचते गाते नजर आ रहे हैं। इस दौरान सेंटा ने पर्यटकों को उपहार भी दिए। पहाड़ी वाद्य यंत्रों के साथ ही क्रिसमस की रैली लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र थी। के लिए नैनीताल आए और आज इस कार्निवल में ज्वाइन करके बड़ा मजा आ रहा है। जिस चीज को मजा आ रहा है बोलो मेरी क्रिसमस। कि जैसे क्रिसमस पे हर साल हम करते आए हैं, तो हम क्रिसमस में सेंटा परेड निकाल रहे हैं। उसके बाद कल गैला डिनर है और मैजिक शो, पपेट शो, इस तरह के आयोजन किए जाएंगे। न्यू ईयर पे भी उसी तरह का इवेंट है। दिल्ली से डीजे आ रहा है और सारे वेलकम होगा चोलिया डांस के साथ सारे गेस्ट का। खबर हरिद्वार से है, जहां पर एक बार